नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कल 9 सितंबर को भारत के यशस्वी प्रतापी सम्राट मिहिर भोज की 1135वीं जयंती है। सम्राट मिहिर भोज ने भारत पर और वो जो समूचा भारतवर्ष था जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी आज बात की जाती है कि वो भारतवर्ष जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक जिसकी सीमाएं फैली हुई थी, उस भारतवर्ष पर 836 से लेकर 886 तक शासन किया। कहते हैं कि सम्राट मिहिर भोज के पास 32 लाख सैनिकों की सेना थी जिसको वो प्रतिमाह वेतन दिया करते थे। ऐसे प्रतापी प्रबल राजा की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है और ख़ास तौर पर जो गुर्जर समाज है, ये गुर्जर समाज उन्हें अपना आदर्श मानता है, उन्हें अपना प्रेरणास्पद पुरुष मानता है, प्रेरणा पुरुष मानता है, प्रेरणा स्रोत मानता है। और सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर भव्य आयोजन होते हैं। हम बता दें कि गुर्जर समाज मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तमाम जगह पर है और लगभग 45 लाख गुर्जर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गुर्जर समाज का राजनीतिक दबदबा अगर आपको देखना है तो आपको हरियाणा और राजस्थान की राजनीति को समझना होगा। राजस्थान के गुर्जर बड़ा लंबा आंदोलन करते रहे हैं। कर्नल भेसला के नेतृत्व में आरक्षण को लेकर उनकी मांग है और इसी गुर्जर समाज का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले खातेगांव के श्री भीम सिंह गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। आप CISF से रिटायर्ड हैं और गुर्जर देव सेना के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भीम सिंह जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद प्रतीक जी। भीम सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सम्राट मिहिर भोज के बारे में जानना चाहता हूं कि उनका इतिहास क्या है। भारतवर्ष में 725 में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना हुई। नागभट्ट प्रथम इनके पूर्वज थे, उन्होंने इनकी विधिवत स्थापना की। उसके बाद में बछराज जी सम्राट हुए। द्वितीय नागभट्ट, इनके पिताजी रामभद्र, जिनको राम राजा बोलते थे, 836 में उनकी मृत्यु के बाद गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज शासन में आए। जब ये शासन में आए, उसके पूर्व गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। नागभट्ट द्वितीय के समय ये राजधानी कन्वर्ट कन्नौज में कर दी गई। उत्तर प्रदेश का जो आजकल इलाका कहलाता है। वो शासन जब इनके पास में 1836 में आया और प्रतिहार साम्राज्य का जब इन्होंने शासन स्थापित करने के बाद में इन्होंने उस विकट परिस्थिति में, जब पूरी दुनिया में उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से विलुप्त करते जा रहे थे, मतलब स्थानीय संस्कृतियों को समाप्त करते जा रहे थे, एकमात्र संस्कृति उनकी जो थी यमन संस्कृति को लेके आए थे। और यहां भी उसी समय उन्होंने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने नहीं, उनके पहला जो आक्रमणकारी माना जाता है वो मोहम्मद, मुझे नाम भूल रहा हूं मैं, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ सबसे पहला आक्रमणकारी बड़े स्तर पे जो इन्होंने यहाँ पे मारकाट की। उसके बाद में लगातार ये समय समय पर आक्रमण करते आए, क्योंकि इन्होंने लगभग यूरोप में और पश्चिम एशिया में कई देशों पर आक्रमण कर चुके थे और वहाँ की संस्कृति नष्ट करके
और उन्होंने अपनी संस्कृति स्थापित कर दी थी। उस विकट स्थिति में भारत में 725 से गुर्जर प्रतिहारों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ, वो इस संस्कृति को बचाने में, भारत की सनातन संस्कृति को बचाने में जो गुर्जर प्रतिहारों का जो योगदान रहा वो अतुलनीय है। अगर उस समय इतना प्रतिशोध उनका नहीं किया होता, जो कहा जाता है मीर भोज के पास जो है वो 32 लाख सेना थी जिसको वेतन देते थे, क्या इस सेना का मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष हुआ? जी, उस समय एक्चुअली इस भारत में खंड खंड में अलग अलग राज्य स्थापित भी थे। उसी समय चोल और पाल भी थे। चोल जो साउथ में थे, दक्षिण भारत में, और पाल जो है वो बंगाल में थे। तो इनके बीच भी संघर्ष होता था। चोल वंश और पाल वंश, चोल पाल और प्रतिहारों का भी संघर्ष होता था। पर जब सम्राट प्रतिहार मीर भोज जब शासन में आए तो उन्होंने अपनी 36 लाख सेना थी, उन्होंने अपनी 36 लाख सेना को वैतनिक रूप से, उस समय वेतन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनकी पहली सेना थी सम्राट की जिन्होंने 36 लाख सेना को उस समय वेतन दिया था। और इनका 36 लाख सेना तो मैं समझता हूं कि हमारे पास आज भी नहीं होगी। आज जो है प्रत्यक्ष रूप से 36 लाख सेना भारत में नहीं है। उस जमाने में उनकी 36 लाख सेना हुआ करती थी और उनका जो साम्राज्य था वो काबुल से, जो अफगानिस्तान है आज, अफगानिस्तान है, बंगाल की खाड़ी, नर्मदा का तट पश्चिम में और हिमालय तक इनका जो है, तलहटी तक इनका जो राज्य था। मतलब दक्षिण का आधा भारत छोड़ ये मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कल 9 सितंबर को आप जो है इनकी 1135वीं जयंती बनाने जा रहे हैं, तो इस जयंती के कार्यक्रम कहाँ होने जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? देखिए, अभी कोविड के कारण कई प्रतिबंध हैं। हम उसको भव्य रूप से नहीं मना सकते। प्रतीकात्मक रूप से हम भारत के हर क्षेत्र में, हर राज्य में, लगभग भारत में 12 राज्यों में गुजर रहते हैं। हमारी देवसेना संगठन जो काम कर रहा है वो पूरे भारत में कर रहा है। उसमें जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जो लोग हैं वो भी हैं। इवन आज की जो 9 तारीख जो आने वाली है कल में, और मिहिर भोज की जो जयंती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मनाई जाती है। आपको शायद ये नहीं मालूम हो, लेकिन अब तो अफगानिस्तान में कैसे बनाई जाएगी? आज की भारत के सारे लोगों को ला दिया गया है। आज की विपरीत कंडीशन है, उसको आप नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान के भी हमारे जो मुस्लिम लोग हैं उनसे भी हमारे संपर्क है, उनको भी वीडियो आते हैं। कल की तारीख में उन्होंने भी अपना बहुत महान, उन्होंने अपने जो पूर्वज उन्होंने बताया है, और हर वर्ष वो उनका जो है वो जन्म जयंती को मनाते हैं। देखिए, बहुत सारे गुर्जर जो हैं जी, जम्मू कश्मीर का जिक्र तो आपने किया, लेकिन मुझे याद है पीलीभीत जो उत्तराखंड में आता है वहां भी, और राजस्थान में भी बहुत सारे गुर्जर ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। जम्मू कश्मीर के तो है ही सही जी। तो और आप सारे लोग जो है भगवान देवनारायण को मानने वाले हैं। आपने खुद ने कहा कि सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो जब आप गुर्जरों की बात आती है तो उसमें मुस्लिम गुर्जर भी आ जाते हैं। फिर आप कैसे उनसे अपना सामंजस्य तालमेल बिठाते? क्या आप उन मुस्लिम गुर्जरों को अपना मानते हैं? क्या उनसे आप भेदभाव करते हैं, या उनके साथ भी आपका एक संतुलनकारी समन्वय है? ये एक गुर्जर समाज में एक बहुत आपको विचित्र चीज देखने को मिलेगी जो अन्य समाज में नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हैं, और इसमें मुस्लिम भी हैं। लेकिन जब समाज की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम और सिख हम सब बगैर भेदभाव के एक मंच पे होते हैं। हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं वो अपने इस्लाम को मानते हैं, सरदार जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम बैठते हैं आपस में तो हम गुजर हैं, ये हमारी प्राथमिकता होती है। उसमें कोई धर्म आड़ा नहीं आता। और इसी का एक उदाहरण भी है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 370 हटाई भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से। अब ये मान के चलिए कि इसमें 60% हिस्सा गुजरों का है, जिनके बल पे केंद्र सरकार ने
370 हटाई। ये तो हमारे कैसे 29 लाख गुजर हैं वहां पे कश्मीर में, जी, और वो सबके सब गुजर लेकिन वो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन वो भारत को सबसे अधिक मानते हैं। वो 29 लाख जी, उसमें से आज को एक भी आतंकवादी गुजर आज तक नहीं मिलेगा। और जितने भी इंफॉर्मेशन होती है सेना को, आप तो सेना में रहे हैं, जी, फौज में रहे हैं, तो वो गुजर जो है वो राष्ट्रवादी है। वो जो सीमा पे से घुसपैठ जो होती है, वो चूंकि अपने अपने पशु चराते रहते हैं, तो वो सबसे पहले एक इन्फॉर्मर की काम करते हैं सेना के लिए कि यहाँ से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और उनका खामियाजा भी इनको अब भुगतना ये जो पड़ता है। कश्मीर में जो लोग हैं, जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो कौन से लोग हैं? देखिए, कन्वर्ट तो सभी हैं, खासियत गुजरों की है, कन्वर्ट सभी हैं। वहाँ भट्ट जो है वो ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, कन्वर्ट ही है सब। लेकिन जो गुर्जर कन्वर्ट हैं वो राष्ट्रवादी है, क्योंकि मैं एक संगठन में एक प्रमुख पद पे भी हूँ, अब कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, पूरे भारत का भ्रमण भी किया हूँ, को करता भी रहता हूँ, और मेरे सभी से लगभग हर क्षेत्र में कहीं न कहीं मेरे संपर्क हैं। जम्मू कश्मीर में तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से ताल्लुक है। आपने प्रधानमंत्री के स्पीच भी सुने होंगे, उन्होंने भी गुजरों को ही सबसे बड़ा हिमायती कहा कश्मीर में। गृह मंत्री ने भी जब 370 हटी तो गुजरों का जिक्र किया है। जब देश पे आक्रमण 47 में हुआ था, तब भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो देने वाले थे वो गुजर थे। तो गुजर कन्वर्ट जरूर हैं, लेकिन जो दूसरे हैं उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुजरों की ये खासियत है कि वो जो 71 में राजस्थान के अंदर जिसने ऊंट के जरिए, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है, ताजी फिल्म बनी है, जो ऊंट के जरिए ले गए, वो भी क्या गुजरी थे? मुझे मैं मालूम नहीं थे वो, लेकिन जनरल मानेक शाह ने जिनको अपना दोस्त बताया था, जनरल मानेक शाह ने जिनको, हाँ जी, जो 112 साल की उम्र में मरे, जी, और उनको एक सामान्य नागरिक होते हुए सेना का बड़ा सर्वोच्च सम्मान मिला था। वो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे बार बार, वो भी गुजरी थे। मैं शायद उनके विषय मुझे बरोबर पता नहीं है, लेकिन आपने जैसे कहा कि कश्मीर के गुजर तो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि जब राजस्थान के गुजर आंदोलन करते हैं और रेलवे की पटरियां उखाड़ते हैं, तब आप उनको कैसे राष्ट्रवादी कहेंगे? कर्नल बेसला जो है, वो उनका जब उग्र आंदोलन होता है और वहाँ इतनी हिंसा होती है, सारी रेलें रोक दी जाती है, रेलवे पर सारे गुजर सो जाते हैं, रोटियां चूल्हा बनाती है गुजराइन जो होती है, वो रेल पटरियों पर चूल्हा रख के रोटियां बनाती हैं, पटरियां उखाड़ देते हो आप लोग, ये राष्ट्रवाद तो नहीं कहा जा सकता। देखिए साहब, राष्ट्रवाद को आप किस तरह से परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं, हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। हमने आपको, मैं मीर बहुत जयंती के विषय में बता रहा था कि हमने वहां से राष्ट्र को सुरक्षित रखा, सनातन संस्कृति को बार बार बचाया। 311 वर्ष तक एक ही वंश का शासन रहा, ये भारत में बहुत कम हुए हैं, ये 2 या 3 ही ऐसे जो वंश रहे। इतिहास की नहीं, मैं वर्तमान की तो मैं बता रहा हूँ वहीं से कि जब हम वहां से इस देश को संभालते आ रहे, संस्कृति को संभालते आ रहे, तो उस समय इस जो शासन करने वाली जात है, जो समाज है, कम्युनिटी है, वो आज 1000 वर्ष के बाद में अपने आप को बहुत दबी कुचली अपने को मानती है। गुजर लोग मानते हैं कि वो दबे हुए हैं। जी, अब कुछ लोगों को उनके पड़ोस में दूसरे लोगों को आरक्षण की वजह से एक जैसे परिवेश में, एक जैसे रहन सहन में, जमीन जायदाद जिनके पास कृषि संबंधित लोग हैं, लेकिन इनमें और उनमें बहुत अंतर है। तो कहीं न कहीं देख के कि हम इतने कमजोर हैं और इनको आरक्षण मिल रहा है, और ये आरक्षण के बल पे ज्यादा बड़े जाट वर्सेस गुजर, अन्य कास्ट भी होती है, दूसरी कास्ट भी है ऐसी जिनको आरक्षण पहले से मिला है, जबकि वो भी सेम कैटेगरी में, ओबीसी में आरक्षण, तो ओबीसी में इनको एक आरक्षण चाहते थे, और उन्होंने बहुत पहले से, अचानक नहीं हुआ था ये, इन्होंने बहुत पहले सरकार से मांग रखी थी, कई दिनों से मांग लगातार उनकी जारी थी, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। अब उनका ये नहीं था कि हम रेल पटरी उखाड़ दें, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, लेकिन उन्होंने हिंसा के रूप में किसी मनुष्य को जान नहीं ली उन्होंने। जाट भी हिंसा रेलवे पटरी, नहीं, वो वहां कहीं कहीं जाने भी गई है, लेकिन यहाँ जान गुजरों की गई है, यहाँ शहीद गुजर हुए हैं। और
अन्य आंदोलनों में लोगों ने लोगों का नुकसान किया है या सरकार का नुकसान हुआ है, लेकिन लोगों का किसी के जान माल का दूसरे का नुकसान नहीं किया। आंदोलन चल रहा है देश में, इसमें गुर्जर शामिल हैं, पंजाब के गुर्जर शामिल हैं इसमें, जो किसान देखिए साहब, इसमें ये जो किसान आंदोलन है इसके विषय में मैं अधिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसे मेरे पास कोई सूचना है कि इसमें गुजर शामिल है, ये मैंने नहीं सुना है इसमें। या हरियाणा के गुजर या पंजाब के गुजर आपने कहा वो शामिल है क्या? नहीं, ये इस तरह से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक किसान के रूप में शामिल होंगे वो, हो सकता है कि उनके साथ में वो शामिल हों, उस क्षेत्र के लोग हैं उसमें सब शामिल हो सकते हैं, सभी हों, उसमें जाट भी हो, गुजर भी हो, अन्य समाज भी हो, लेकिन उसके विषय में मेरे इस संगठन के हिसाब से मुझे कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसमें वो शामिल हो। मैं मध्य प्रदेश की बात आपसे करूं कि मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ, राजनीतिक बवाल। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने आप को ओबीसी की हिमायती बता रही हैं। आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने कहा कि हमने 14 से 27% आरक्षण किया ओबीसी का, लेकिन शिवराज जी और भाजपा कहती हैं कि साहब आपने कर तो दिया, लेकिन आपने कोर्ट में फंसवा दिया, कोर्ट में आपने ठीक से पैरवी नहीं करी, हम कोर्ट में बड़े वकील लाएंगे। कमलनाथ जी और कांग्रेस ये कहती है कि आपने 27 की आप वकालत कर रहे हो, लेकिन पहले जब 15 साल आपकी सरकार थी तो आप 27 नहीं लाए, हमने ला दिया तो मजबूरी हो गई, लेकिन अब आपने कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं करी इसलिए वहाँ स्टे हो गया। आप चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं गुजर समाज के, गुजर ओबीसी में आते हैं मध्य प्रदेश में, आपको क्या लगता है क्या ये गुजरों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर दोनों दल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? देखिए सर, हर आदमी चाहता है कि मुझे इस चीज़ का आश्रय मिले कोई भी काम करने से। मैं आज वर्तमान की स्थिति में देख रहा हूं कि आज जो किया है सरकार ने वो ठीक किया है। पिछली बात करने से तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है कि उन्होंने 15 साल किया, उसके पहले उन्होंने भी किया। जब मंडल आयोग हुआ होगा 89 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, वो तब कर सकती थी। अगर उस समय नहीं हुआ तो बीजेपी ने भी नहीं किया था, लेकिन आज के परिवेश में आज की सरकार कर देती है उसको 27%, तो ठीक है, जब जगह जब सही। आज से लोगों को फायदा हो रहा है तो उसमें श्रेय लेने की आवश्यकता भी राजनीतिक पार्टी है, वो अपने पार्टी के हिसाब से अपना श्रेय तो लेने की कोशिश करेगी। बीजेपी ठीक कर रही है ओबीसी के साथ? देखिए, आज 27% अगर उन्होंने कर दिया है और ये कंटिन्यू चलता है बगैर किसी पच्चर के, मतलब पच्चर का मतलब है कि कोई कोर्ट में अगर कोई बाधा कहीं ना आए, कोर्ट में तो है मामला कोर्ट में तो है। वो कुछ छह उसमें भर्तियां जिनके ऊपर अभी लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, ये अगर ये ठीक तरीके से अगर चलती है, जैसे 5-6 स्टेटों में हो चुका है 50% से ऊपर, अगर ये कंटिन्यू अगर रहता है तो मानते हैं कि बहुत बढ़िया है, ओबीसी के लिए कुछ फायदा है। लेकिन आप देखें कि बीजेपी गुजर के 40-45 लाख वोट है मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी गुजर में किसी ज्यादा टिकट नहीं देती है। एक रुस्तम सिंह जी का मुझे नाम याद पड़ता है कि उनको टिकट मिलता रहा है। हाँ। बाकी कांग्रेस जरूर गुजरों को 8-9 टिकट देती है। हाँ, उसमें से कुछ लोग अब जरूर बीजेपी में आ गए हैं, दल सिंह कंसाना आ गए हैं, रघुराज सिंह कंसाना आ गए हैं, नेपाल नगर के नारायण सिंह जी पटेल आ गए हैं, वो बीजेपी कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो गुजरों को थोड़ा ज्यादा टिकट देती है? हुकुम सिंह कराड़ा है, सचिन बिरला है, महाजन है, और रविंद्र महाजन शायद बुरहानपुर के पास के, जो उनको टिकट दिया था, और आर के दोगने को हरदा से टिकट दिया था। तो क्या गुजर फ्रेंडली पार्टी कांग्रेस है? अब ये कह सकते हैं, क्योंकि गुजरों को अगर 9-10 टिकट अगर कांग्रेस देती है और बीजेपी अगर एक ही टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस ज़्यादा टिकट दे रही है, इसका मतलब गुजरों से कहीं ना कहीं फ्रेंडली तो रही होगी। लेकिन अभी बात हुई है हमारी भी संगठन के माध्यम से, अभी आश्वस्त किया गया हमें कि इस बार आपको टिकट मिलेगी। अब तो दल सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, रुस्तम सिंह, नारायण पटेल और भिंड मुरैना के सारे गुजर बड़े नेता सिंधिया जी के साथ आपके साथ भाजपा में आ गए हैं। अब संभावना है, हमने हमारी देवसेना के माध्यम से भी सरकार के सामने ये बात रखी है। मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि इस बार आपके समुदाय को टिकट मिलेगी, गुजर को टिकट मिलेगी। हमारे संगठन के माध्यम से जो आपने राजस्थान आंदोलन की जो बात कही, उस आंदोलन से जो निकल के आया था, वहाँ आरक्षण के साथ में एक देवनारायण बोर्ड भी बनाया गया था वहाँ, जिसमें शिक्षा के लिए सरकार की ओर से वो बोर्ड बनता है, उसमें छात्रों को सुविधाएं मिलती हैं।
कोचिंग की, पढ़ाई की, और उसमें 100 करोड़ के लगभग साल का उसमें बजट होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी पिछले वर्ष 28 सितंबर को, लगभग 1 साल होने वाला है, वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और देवनारायण बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में हो गया है। वो देवनारायण बोर्ड का गठन देवसेना के माध्यम से हुआ है और वो जल्दी अभी समाज के सामने भी आएगा और फिर वो काम करने लगेगा। तो ये सरकार ने गुजरों के लिए एक बहुत बड़ा काम ये किया है। बहुत धन्यवाद भीम सिंह जी। डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से चर्चा करने के लिए। आप सुन रहे थे श्री भीम सिंह गुर्जर को, जो गुर्जर देव सेना के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर आज कश्मीर से धारा 370 हट पाई है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय उन गुर्जरों को है जो राष्ट्रवादी हैं। वो दावा और सीना ठोक कर कह रहे हैं कि आज तक कश्मीर का एक भी गुर्जर आतंकवादी नहीं बना, उसने सरकार के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई, और वो हमेशा सरकार का इन्फॉर्मर रहा है। जो घुसपैठ होती है सीमा पार से, वहाँ की सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आज़ादी से लेकर आज तक गुर्जर देते रहे और वो भारतीय सेना के मददगार हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर माना कि गुर्जरों में भी मुसलमान होते हैं और हम उन मुसलमानों को उतना ही सम्मान देते हैं। जब समाज की बात आती है, जब गुर्जरों की बात आती है, तो फिर चाहे वो हिंदू गुर्जर हों, सिख गुर्जर हों या मुसलमान गुर्जर हों, हम सब समाज हित में फैसला लेते हैं, राष्ट्र हित में फैसला लेते हैं। बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको कार्यक्रम ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।